Hello, I welcome you to this video. Today our topic of discussion will be earthquake. तो पहले थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं with respect to earthquake. Okay, so पहले मैं एक एनालॉजी देता हूँ just to explain something. Suppose this is a ruler scale, वो जो प्लास्टिक वाली स्केल होती है, यहाँ पे ऐसे ऐसे सेंटीमीटर्स में लिखा रहता है. Now इफ़ यू अप्लाई द फोर्स ऑन दिस रूलर, आप इसको यहाँ से बेंड करिए, इधर तरफ पुश करिए एंड यहाँ से इसको ऐसे बेंड करिए. सो दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस. ये कुछ ऐसे कर्व में बेंड हो जाएगी. तो जब ये रूलर बेंड होगा तो क्या होगा, इस पॉइंट पे इट विल स्टोर एनर्जी फॉर सम टाइम. अगर आप इसको अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं फर्दर और इसको बेंड नहीं करते, इधर पुश नहीं करते, तो इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप. बट नाउ इमेजिन कि अगर ये रूलर आप और इसको कंप्रेशन मतलब फोर्स लगाते जाते हैं, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे कुछ शेयर क्रैक्स आएगा, एक स्पॉट बनता है, एक स्ट्रेन टाइप का बनता है एंड देन दिस रूलर विल गेट ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स. ऐसे दो पार्ट हो जाएंगे. खैर वो पार्ट तो सीधे ही टूटेंगे. इस तरीके के दो पार्ट्स हो जाएंगे रूलर के. नाउ जस्ट इमेजिन दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू द रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट. एकदम सेम ऐसे ही होता है अर्थ के क्रस्ट में भी. टेक्टोनिक फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं अर्थ में, वी ऑल नो. अब ये क्या करती हैं, ये कंटिन्यूसली पुश करती हैं, पुल करती हैं एंड दे ऑल्सो शेयर द रॉक्स. उसकी वजह से क्या होता है, जो रॉक्स हैं, जस्ट लाइक द स्केल एनालॉजी, रॉक्स में क्या होता है, देर इज अ रॉक, इन फोर्सेस की वजह से द स्ट्रेस विल गेट एक्यूमुलेटेड. एक स्ट्रेस एक्यूमुलेट होगा. जो ये रॉक थी, ये रॉक डिफॉर्म हो जाएगी एंड डिफॉर्म होने के बाद इसकी एक इलास्टिसिटी की लिमिट है. इट हैज़ अ इलास्टिक लिमिट. अब अगर ये इलास्टिक लिमिट आप क्रॉस कर देंगे तो क्या होगा, इस रॉक के अंदर एक स्लिप, एक रप्चर अकर होगा. यहीं पे आपको एक स्ट्रेन दिखेगा. जैसे कि अगर आप प्लास्टिक की स्केल को भी ऐसे मोड़ते हैं ना, तो टूटने से पहले उसके अंदर ऐसा कुछ छोटा सा एक स्ट्रेन टाइप का आता है. सो देर विल बी स्ट्रेन इन द रॉक टू एंड इस स्ट्रेन में होती है एनर्जी. बट आफ्टर अ पॉइंट वेयर द इलास्टिसिटी लिमिट इज एक्सीडेड, ये स्ट्रेन में से एनर्जी रिलीज होगी. इट गेट्स रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव्स विच ट्रेवल्स आउटसाइड. एंड ये अर्थ में कैसा होता दिखता है. सपोज दिस इज दिस इज द सरफेस ऑफ योर अर्थ. ठीक है, दिस इज द सरफेस. यहाँ पे कुछ सरफेस है. नाउ इधर पे कुछ इस टाइप के रॉक्स हैं, ऐसी स्केल जैसा मान लेते हैं. दिस इज गेटिंग पुश्ड एयर, दिस इज गेटिंग पुश्ड एयर. यहाँ पे कहीं पे स्ट्रेन आएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी. व्हेन दिस विल ब्रेक, ये थोड़ा सा मूव करेगा एंड द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव will release and it will impact the surface. यहाँ कहीं पे इसका impact आएगा. So this is basically how an earthquake occurs और earthquake का mechanism क्या होता है. So now coming back to our topic, what is an earthquake? तो एक सिंपल अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, so it is basically the sudden or the vigorous shaking of earth, the earth surface, which is why it is because of the accumulated energy जो थी धरती के अंदर in the earth. It is generally released and there is a sudden movement or there is a rupture along the fault. So your sudden or vigorous shaking of the earth's crust produced by the release of stored energy in the seismic form, उसको हम बोलते हैं earthquake. Now earthquake और fault में one thing you must know, you need to know is कि, just give me a second, earthquake में and faults में these two things are not, these two things are not similar. Faults are the discontinuity along which जहाँ पे ये movement होता है and earthquake is a phenomena. तो ये दो चीज़ें अलग अलग रखिएगा. अब how does a earthquake happens ये देख लेते हैं.
एक टेक्टोनिक फोर्स है, सपोज दिस इज प्लेट वन, दिस इज प्लेट टू। अब कुछ कंप्रेशनल फोर्सेस लग रही हैं, उससे क्या होगा, एक स्ट्रेस डेवलप होगा। देन दिस स्ट्रेस क्या करता है, ये स्ट्रेस जो रॉक है वहाँ की, उसको डिफॉर्म कर देगा। उसको डिफॉर्म करने से क्या होगा, स्ट्रेन्स डेवलप हो जाएंगे। स्ट्रेन्स डेवलप होते जाएंगे, इनकी एक इलास्टिसिटी लिमिट है। व्हेन दे विल क्रॉस दिस इलास्टिसिटी लिमिट, एक सडन फॉल्ट मूवमेंट होगा। सडन फॉल्ट मूवमेंट, उस फॉल्ट मूवमेंट से क्या होगा, द स्टोर्ड एनर्जी जो थी उस स्ट्रेन में, इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी थी ये रिलीज होगी। देन when this will release, how it will release, it will release in the form of seismic waves। and इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, we call it as an earthquake। so I hope this is clear। so it is, the earthquake is the vigorous shaking of the earth, it is the seismic vibration of the earth। अब कुछ टर्म्स जो मैंने इसमें बताए थे, जैसे फॉल्ट एंड अर्थक्वेक का डिफरेंस मैंने बताया, वैसे ही अगर स्ट्रेस, स्ट्रेस को भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस इज बेसिकली फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट ऑफ यूनिट एरिया ऑफ रॉक। सपोज कि ये एक रॉक है, अब इस रॉक के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, सपोज फ्रॉम दिस एंगल अ फोर्स इज एक्टिंग जो इसको इधर पे पुश कर रही है। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर यूनिट एरिया ऑफ रॉक, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेस। अब ये थ्री, इट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स जो स्ट्रेस है। या तो ये कंप्रेशनल हो सकता है, जिसमें एक रॉक वन एंड रॉक टू, इन दोनों को साथ में पुश किया जाए, ये दोनों चिपक जाएं ऐसे एंड साथ में पुश हो, समथिंग लाइक विच व्हाट हैपेंड इन द इंडियन एंड द यूरोपियन प्लेट्स जब हिमालय बने थे। सेकेंड फॉर्म कैन बी टेंशनल, जहाँ पे रॉक वन एंड रॉक टू ये दोनों एक दूसरे से अपार्ट मूव कराए जाएं, जैसा कि हमने देखा है विच हैपन्स एट द लोकेशन ऑफ योर मोर। मोर पे क्या होता है, मोर पे टू प्लेट्स आर फोर्स्ड टू मूव अपार्ट, ये इधर मूव करती है, दिस मूव्स दिस साइड, दोनों प्लेट अलग अलग साइड में मूव करती हैं। एंड देन थर्ड इज द shear फोर्स। इसमें क्या होता है, द रॉक्स आर पुश्ड लैटरली इन अपोजिट डायरेक्शन, एक रॉक यहाँ है, उसी के लैटरल में एक रॉक यहाँ है, दिस इज मूविंग डाउनवर्ड्स, दिस इज मूविंग अपवर्ड्स। सो लैटरली मूव कर रहे हैं। सो दीज आर थ्री डायरेक्शंस इन हाउ द स्ट्रेस इज अप्लाइड। देन स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज अ डिफॉर्मेशन विच इज प्रोड्यूस्ड इन अ रॉक एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस। जैसे मैंने बताया था, अगर आप एक प्लास्टिक की स्केल लेंगे एंड उसको इधर से बेंड करेंगे, इधर से बेंड करेंगे, थोड़ा उसको इस कर्व शेप में आप लाएंगे, तो उसके यहाँ पे एक वाइट कलर का ना एक स्पॉट सा बनने लगेगा, क्योंकि उस पोजीशन पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ा है, तो एनर्जी अभी सबसे ज़्यादा यहीं पे है। सो स्ट्रेस इज बेसिकली द फोर्स अप्लाइड एंड स्ट्रेन इज द रिस्पॉन्स। उस फोर्स को अप्लाई करने की वजह से क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, दैट इज द स्ट्रेन। एंड इलास्टिसिटी लिमिट तो यू ऑल नो कि इट इज बेसिकली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपेसिटी होती है किसी भी मटेरियल की, जिस लेवल तक वो एक डिफॉर्मेशन को टॉलरेट कर सकता है। जैसे रबर होती है, रबर की इलास्टिसिटी होती है कि आप इतना खींचोगे कुछ नहीं होगा, इतना खींचोगे कुछ नहीं होगा, इतना स्ट्रेच करोगे कुछ नहीं होगा, पर इससे ज़्यादा आपने स्ट्रेच किया तो इट विल ब्रोक अपार्ट इन टू पीसेस। तो दैट इज इलास्टिसिटी। सो आई होप इतना बेसिक इज क्लियर। सो स्ट्रेस इज द टेम्पररी डिफॉर्मेशन, और स्ट्रेस के बाद रिकवरी इज पॉसिबल, बट अगर वो एक लिमिट जो इलास्टिसिटी लिमिट है वो क्रॉस कर गया, देन देर विल बी अ परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब ओरिजिन के बारे में बात करेंगे हम, एंड देन विल टॉक अबाउट द कॉजेस। उसके पहले ओके, देर आर सम मैकेनिज्म्स, तो आई थिंक फर्स्ट आई शुड टीच दिस ओनली। ओरिजिन बता देता हूँ एंड फिर आई विल टीच यू द कॉजेज ऑल्सो। सो ओरिजिन में, ओरिजिन इज बेसिकली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्थ, कि यार वो अर्थक्वेक है कहाँ पे। सपोज दिस इज द अर्थ, अब ये अर्थ सरफेस है, दिस इज समवेयर 70 किलोमीटर डीप डाउन अर्थ, दिस इज समवेयर 250 किलोमीटर डीप डाउन अर्थ, दिस इज अ पॉइंट समवेयर 300 किलोमीटर। मतलब बहुत ही रफ स्केच है एंड दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो अगर ये 70 किलोमीटर डेप्थ पे
अकर हुआ है, सो इट इज नोन एज अ शैलो अर्थक्वेक. अगर इट हैज अकर्ड मोर देन 70 एंड लेस देन 300, तो इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट लेवल अर्थक्वेक. और 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा की डेप्थ पे अगर ये अकर हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड अ डीप अर्थक्वेक. आई होप दिस इज क्लियर. अब लेट अस लुक एट द कॉजेस कि अर्थक्वेक आने से व्हाट हैपन्स. सो इन कॉजेस को हम दो पार्ट्स. ओके, सो द ऐप गॉट क्रैश्ड. तो हम डिस्कस कर रहे थे द कॉजेस. सो कॉजेस में अर्थक्वेक के दो तरीके. अर्थक्वेक जो हो रहा है किस कॉज की वजह से हो रहा है. इट कैन आइदर बी ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक और इट कैन बी अ नेचुरल अर्थक्वेक. अब नेचुरल अर्थक्वेक्स पहले देख लेते हैं. सो द फर्स्ट कैटेगरी हियर इज अ टेक्टोनिक एक्टिविटी ड्रिवन अर्थक्वेक. अब ये जो है दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, है ना. दे अकर बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट. हमने देखा था ऐसे कुछ प्लेट्स होती हैं एंड दे आर मूविंग इन सम डायरेक्शन, एंड उनके इंट्रैक्शन की वजह से देयर इज सडन वाइग्रस मूवमेंट ऑफ द सरफेस. तो दिस इज वन फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक, हमने प्लेट टेक्टोनिक्स में देखा था. देन वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से भी अर्थक्वेक आता है. देयर इज अ मैग्मा मूवमेंट. अब मैग्मा नीचे से ऐसे ऊपर मूव करता है, सो इट इज फेसिंग द प्रेशर. इसकी वजह से भी फ्रैक्चरिंग होगी, फिर सेस्मिक एक्टिविटी होगी. तो उस इरप्शन की वजह से जो सडन इरप्शन हुआ है, दैट कैन ऑल्सो जनरेट अर्थक्वेक. देन मेंटल डायनामिज्म. इट इज तो ऑब्वियसली द रीजन की जो कन्वेक्शनल सेल्स हैं, जो मेंटल प्लूम है, दे आर द ड्राइविंग फोर्सेस, दे आर द ड्राइविंग फैक्टर्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ द क्रस्ट. तो ये तो ऑब्वियसली एक रीजन है ही है. देन वी ऑल्सो हैव लैंडस्लाइड रिलेटेड अर्थक्वेक. लैंडस्लाइड क्या होता है. लैंडस्लाइड आर बेसिकली लार्ज मास मूवमेंट्स. जैसे कि सपोज दिस इज अ माउंटेन, या एक हिली एरिया है, एक स्लोप वाला एरिया है. अब इस पे देयर इज अ पीस ऑफ लैंड. मतलब ऑब्वियसली सब पूरे देर आर वेरियस पीसेस ऑफ लैंड. अब मान लो यहाँ पे एक कुछ सडन ट्रिगर होता है जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, एंड दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक बहुत लूज था. इट स्टार्ट्स विद द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इट स्टार्ट्स मूविंग. तो कई बार ऐसे उत्तराखंड से या उस साइड जो भी हिली एरियाज हैं और हिमाचल प्रदेश तरफ में, तो वहाँ पे कई बार ऐसा आता है नैनीताल वगैरह में कि रोड है और रोड्स गेट जाम्ड, कि सामने से पूरा स्टोन एंड ऑल इज ब्लॉकिंग द रोड. वो लैंडस्लाइड्स ही होते हैं. फिर कुछ एवलांचेस भी होते हैं. अच्छा, इनको अभी मैं बाद में समझाऊंगा, पहले ये ह्यूमन इंड्यूस्ड वाला देख लेते हैं, क्योंकि ये लैंडस्लाइड और एवलांच छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट हैं, इनको थोड़ा और डिटेल में बता दूंगा. लेट अस फर्स्ट फिनिश दिस ह्यूमन इंड्यूस्ड वन. टनलिंग. तो इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि टनलिंग क्या होता है. जैसे अगर एक माउंटेन है, इसके अंदर आपको एक यहाँ से टनल से एक रास्ता बनाना है माउंटेन के दूसरे एंड तरफ निकालने में. इधर साइड से एक रोड निकालनी है आपको इस माउंटेन के अंदर. व्हाट यू विल डू, यू विल स्टार्ट ड्रिलिंग दिस माउंटेन. या तो एक ऑप्शन होता है आप ड्रिल करते हो. माइनिंग भी होती है. माइनिंग अगर आपको मिनरल्स रिसोर्सेज चाहिए तो उसके लिए भी आप ड्रिल करते हो. देन यू ऑल्सो डू प्रैक्टिसेस लाइक रॉक ब्लास्टिंग. तो ये सब सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिसेस हैं. इसमें होता क्या है, इसमें देयर इज अ रिमूवल ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ रॉक्स, है ना. एक्सप्लोजिव एनर्जी प्रोड्यूसेस होती हैं जो सेस्मिक वाइब्रेशन करेगी. तो इन सब टाइप्स ऑफ एक्सकेवेशन की वजह से क्या होता है, जो स्ट्रेस इक्विलिब्रियम जो एग्जिस्ट कर रहा था ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है. एंड व्हेन इट गेट डिस्टर्ब, तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है. अब आप एक इतना बड़ा पहाड़ है, उसमें यू आर मेकिंग अ टनल इनसाइड इट, क्योंकि आपको ये एक रोड कनेक्टिविटी देनी है इधर से पहाड़ के उस साइड अंदर अंदर से. तो आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट एक्सकेवेटिंग. एक पूरा लूप, एक पूरा टनल आप बनाओगे. इससे क्या होगा, एक जो बैलेंस था इसके स्ट्रेस को मेंटेन करने का, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा. देन ऑब्वियसली देयर कैन बी सम रिग्रेस शेकिंग. तो उस तरह से अर्थक्वेक आ सकता है. रॉक ब्लास्टिंग, कि आप डायनामाइट्स लगा के रॉक्स को ब्लास्ट कर रहे हो, उससे क्या होगा, सेस्मिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे. सो दीज आर सम ऑप्शंस जिनकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है. फिर जो ये लार्ज रिजर्वॉयर हैं, दे हैव इनॉर्मस वाटर लोड, एंड इनकी वजह से भी अगर व्हेन दे आर
pouring the water along with the pressure along the existing fault, तो वहाँ पे भी there can be a sudden movement. तो उसकी वजह से भी there can be some sort of earthquake. Now moving on to अच्छा, ये लैंडस्लाइड एंड एवलांचेस वाला बताना रह गया था. सो इसको एक डायग्राम के साथ इफ आई कुड हैव ड्रॉन तो थोड़ा सही रह जाता. सपोज दिस इज अ हिल, ये एक माउंटेन इसको बोल सकते हैं. इमेजिन दिस इज अ माउंटेन. अब जब आप हिल स्टेशंस में जाते हैं तो जनरली माउंटेन्स के ऐसे सरकमवेंट करते हुए रोड्स आते हैं. जो यहाँ से एक रोड शुरू होगा, इट विल गो लाइक दिस, देन इट विल टर्न लाइक दिस, देन ये यहाँ से निकलेगा, देन इट विल गो लाइक दिस, देन दिस विल टर्न लाइक दिस. ऐसे कर करके देयर इज अ रोड. सो सपोज दिस इज अ माउंटेनियस लैंडस्केप एंड ये आपका रोड है. ये यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, ऐसे गोल गोल ही रोड घूमते हैं ना माउंटेन्स पे. सो दिस इज अ रोड. अब इस रोड में, अब ये तो माउंटेन हम बाहर से देख रहे हैं, इस माउंटेन के अंदर इसके इंटरनल प्रेशर सिस्टम्स होंगे, कुछ कुछ चीज़ें ऑपरेट हो रही होंगी. सो यहाँ पे व्हाट इज दिस माउंटेन कंपोज्ड ऑफ? कुछ रॉक्स होंगी, ऐसे 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 कुछ रॉक्स से बना हुआ होगा ये. पूरा का पूरा हर जगह पे ऐसे रॉक्स होंगी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में. सपोज समथिंग हैपेंस, एक देयर इज अ शेकिंग इनसाइड इट एंड देयर इज अ मूवमेंट. अब उस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, इसको ना वर्टिकल एक एंगल से देखते हैं, जहाँ पे दिस इज द माउंटेन स्लोप एंड दिस इज द माउंटेन स्लोप एंड इसके ऊपर यू हैव दीज रॉक्स फॉर्मेशन. ये सारा सरफेस है इस माउंटेन का, अंदर भी कुछ रॉक्स हैं बड़ी बड़ी. नाउ ड्यू टू सम रीजंस देयर इज अ सडन शेकिंग. अब यही वाली जो रॉक्स हैं जो ऊपर हैं, ग्रेविटी इनको, अभी तो ये साथ में एक्यूमुलेटेड थी, अटैच थी, ये लोग आपस में दे वर स्टक टुगेदर, दे वर नॉट मूविंग. बट जैसे ही इनको थोड़ा सा भी अगर कुछ भी एक सेस्मिक एक्टिविटी होगी तो ऑब्वियसली दे स्टार्ट शेकिंग एंड ये ग्रेविटी अपना काम करेगी. सो विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी दे विल स्टार्ट मूविंग डाउन द स्लोप. अब वापस इस वाले डायग्राम पे आ जाओ. जैसे मान लो कुछ एक्टिविटी हुई एंड दिस पार्ट स्टार्टेड मूविंग. अब मान लो ये यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया, तो आपने देखा होगा अक्सर जो रोड बंद हो जाती हैं, द रोड्स गेट ब्लॉक्ड, इस टाइप के पूरा पूरा एक स्ट्रेच ऑफ रोड पे ऐसे आ जाते हैं. द रॉक्स आर एवरीवेयर. सो इसी को बोलते हैं लैंडस्लाइड. अब ये सेम चीज इफ दिस हैपन्स, अब मान लो ये जो पहाड़ था, इसमें यहाँ पे अभी तो हमने नॉर्मल माउंटेन देख रहे थे जिसमें रॉक्स हैं. अब मान लो ये रॉक्स नहीं होती, ये स्नो होती इस पहाड़ पे. जैसे देर आर वेरियस हिल स्टेशन जहाँ पे स्नो रहती है. सो इस सारे पार्ट को आप मान लो कि ये स्नो होता एंड द स्नो बिहेव सिमिलरली. जैसे अभी रॉक्स नीचे आई हैं वैसे ही स्नो नीचे आता, तो उसको हम एवलांच बोलते हैं. दैट इज द बेसिक डिफरेंस. दीज आर लार्ज मास मूवमेंट्स प्रोड्यूस by the seismic disturbance and the movement is under the influence of gravity. So I hope this is clear. Now हमें मैकेनिज्म डिस्कस करना है कि व्हाट आर द मैकेनिज्म्स ऑफ अर्थक्वेक. तो जो ओल्डर थ्योरीज थी, द ओल्डर थ्योरीज वर द इलास्टिसिटी रिबाउंड थ्योरी. अब ये आई थी अर्ली 19s में. देयर वाज अ पर्सन नोन एज H.F. रीड. इन्होंने समवेयर अराउंड 1905 के आसपास में कहीं पे तो भी ही डेवलप दिस थ्योरी. तो इस थ्योरी में उन्होंने बेसिकली तीन स्टेज बताए थे.
There was stage 1, then stage 2, and then stage 3. Stage 1 में क्या होता है, there are टू ब्लॉक्स ऑफ क्रस्ट एंड यहाँ पे स्ट्रेस बनना स्टार्ट होता है. तो दो ब्लॉक हैं क्रस्ट के एंड देर इज स्ट्रेस फॉर्मेशन. देन स्टेज 2 में क्या होगा, देर विल बी डिफॉर्मेशन. कि जो ये रॉक्स हैं यहाँ पे जो ब्लॉक हैं, दीज टू ब्लॉक्स आर मेड अप ऑफ व्हाट, दीज आर मेड अप ऑफ रॉक्स. तो ये रॉक्स का डिफॉर्मेशन होने लगेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा एंड देर विल बी स्ट्रेन्स. एंड फाइनली इन द थर्ड पार्ट दी स्ट्रेन्स विल क्रॉस द elasticity लिमिट और एनर्जी रिलीज हो जाएगी. And when the energy will be released, how it will be released? In the form of the seismic waves, and there will be a earthquake. So बड़ी simple सी theory है. It talks about the earth surface. It has rocks under it. The rocks are under immense stress, immense deformation. उसकी वजह से strain accumulate होता है. Strain cross करता है elasticity limit. तो rocks get broken and suddenly they create vibration and vigorous shaking of the earth surface. And this is what we know as earthquake. अब इस इलास्टिसिटी रिबाउंड थ्योरी की एनालिसिस देखें, सो ये प्रिंसिपली तो करेक्ट है. मतलब जो ये जो पूरा एक प्रिंसिपल कोर आइडिया है इस थ्योरी का, ये एकदम करेक्ट है. बट द थिंग इज, ये कहीं पे भी बेसिस या ओरिजिन डिस्कस नहीं कर रहा है ये स्ट्रेस का, कि ये आया कहाँ से. भाई ये ठीक है कि रॉक्स हैं, अंडर स्ट्रेस है, डिफॉर्मेशन है, स्ट्रेन एक्यूमुलेट होता है, ये पूरा मैकेनिज्म ठीक है. बट एट द फर्स्ट प्लेस आप ये तो बताइए कि ये स्ट्रेस का बेसिस क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, कैसे आया ये स्ट्रेस. तो ये चीज इस थ्योरी में नहीं बताई गई है. एंड दिस थिंग इज बेटरली एक्सप्लेन्ड इन द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी. हमने प्लेट टेक्टोनिक्स के वीडियोस में देखा भी है. सो यू मस्ट बी नोइंग कि प्लेट टेक्टोनिक therefore is the most convincing explanation. Why it is the convincing explanation? क्योंकि भाई it tells us कि that the lithosphere is divided into tectonic plates and these plates are moving. अब इनका कुछ इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन की वजह से यू कैन हैव अर्थक्वेक्स. इसमें माउंटेन बिल्डिंग होता है, माउंटेन बिल्डिंग की वजह से यू हैव अर्थक्वेक. इस इंटरेक्शन में, इस मूवमेंट में वॉल्केनिज्म होता है, उसकी वजह से यू हैव अर्थक्वेक. देन इस मूवमेंट में सबडक्शन होता है, उसकी वजह से यू कैन हैव अर्थक्वेक. देन इसमें ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग, मॉर्स हैं, उसकी वजह से यू हैव अर्थक्वेक. सो अल्टीमेटली कुछ कुछ पॉइंट्स ये बताता है. लाइक इट टॉक्स अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक्स टॉक अबाउट द मेंटल डायनामिज्म, कि कन्वेक्शनल सेल्स हैं, मेंटल प्लूम्स हैं, उसकी वजह से अर्थक्वेक आ रहा है. देन यू हैव द कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग, की दो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं, जैसे कि मॉर पे होता है. दिस इज योर मिड ओशियनिक रिज. दीज आर टू प्लेट्स. इसके नीचे एक convection cell है. So this plate moves इधर, this moves on the opposite direction and here you have a zone of earthquake. तो इधर भी earthquake होता है. Then convergent boundaries पे भी हमने देखा था कि when two plates are interacting, अगर उसमें एक ओशियनिक है, अगर दोनों कॉन्टिनेंटल नहीं है, एक ओशियनिक एक कॉन्टिनेंट है, दोनों ओशियनिक है, then there will obviously a subduction of one of the plate. When this subduction will happen, इसमें scraping होगा, accretionary prism होगा, that accretionary prism will get plastered, तो उसकी वजह से earthquake आ सकते हैं. Then this subduction slab, this is basaltic, इसमें से दिस विल मेल्ट, एंडेसिटिक वोल्केनो, एंडेसिटिक मैग्मा निकलेगा, उसकी वजह से देयर विल बी अर्थक्वेक. देन यहाँ पे एक शेयर फ्रैक्चर आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, एक इस टाइप का फ्रैक्चर डेवलप हो जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स में, इफ यू रिमेंबर. तो बिकॉज ऑफ दिस फ्रैक्चर ऑल्सो देयर विल बी सम रिलीज ऑफ एनर्जी, उसकी वजह से अर्थक्वेक आएगा. एंड देन आई टोल्ड यू अबाउट दिस बेनियोफ, वडाटी बेनियोफ जोन, की जो ये सबडक्टिंग आपकी जो प्लेट है, व्हेन दिस इज गेटिंग सबडक्टेड, तो एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, उसकी वजह से ऑल्सो देयर इज अ स्ट्रेस एक्यूमुलेशन एंड देन देयर इज अर्थक्वेक. फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज हैं, मैंने एग्जांपल दिया था ऑफ सैन एंड्रियास फॉल्ट. तो what happens at the transform boundary, the plates
स्लाइड पास्ट ईच अदर, तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आता है. सो दीज आर ऑल द रीजंस जिनकी वजह से देयर इज सम फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक. अब इसी को जैसे हम टाइप्स में, अगर जो हमने ऊपर टाइप्स पढ़े थे, द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, इन्हीं एग्जांपल्स को उसमें डाल के देखें, तो ये जो 70 किलोमीटर के अंडर वाला है शैलो अर्थक्वेक, ये कौन सा हो सकता है? इट कैन बी द मोर, है ना. फिर ये इंटरमीडिएट और डीप कौन से हो सकते हैं? ये जो सबडक्शन प्लेट की वजह से हो रहा है, क्योंकि प्लेट तो बहुत डीप मेंटल में जाके इट इज गेटिंग सबडक्टेड, तो वो वाले अर्थक्वेक इसकी वजह से हो सकते हैं. So we have discussed the plate tectonic, why it is the more convincing theory about earthquake, because it deals with the mantle dynamism, rifting of the continent, divergent boundaries, convergent boundaries, more subduction margins, continent continent collision. जैसे कि हमने हिमालय, एक मेरा वीडियो है ऑन दिस चैनल विद रिस्पेक्ट टू व्हाई द हिमालयाज आर राइजिंग, उसमें मैंने बताया है कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट ये है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट ये है, दिस इज द, सपोज ये यूरोपियन कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दिस इज द इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट. अब दीज टू विल कोलाइड, तो क्या होगा? अर्थक्वेक तो आएगा ही आएगा, एंड देयर विल बी अ हिमालयन माउंटेन, फोल्ड माउंटेन टाइप फॉर्मेशन. तो द कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्जन इज ऑल्सो अ रीजन. ये भी प्लेट टेक्टोनिक्स में भी एक्सप्लेन किया है, एंड द हिमालय वाला वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है. आई होप यू रिमेंबर दिस. देन, अब अर्थक्वेक बेल्ट पढ़ने से पहले लेट अस सी कि, मतलब, आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर कि व्हाई अर्थक्वेक अकर्स, ये अर्थक्वेक आता ही क्यों है. सो अर्थक्वेक, जैसे कि हमने देखा, अ डीप अर्थक्वेक कैन नॉट बी सिंपली एक्सप्लेन कि यार रॉक थी, एंड द रॉक, इट इज अ ब्रिटल क्रिस्टल रॉक. ब्रिटल मतलब बहुत जल्दी टूट सकती है ये. सो इट इज ब्रेकिंग एट द ग्रेट डेप्थ, तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आ रहा है. तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन डीप अर्थक्वेक एंड शैलो अर्थक्वेक. ये जो ब्रिटल रॉक अंडर स्ट्रेस, अंडर स्ट्रेन, जो सेस्मिक एनर्जी रिलीज कर रही है, दिस कैन एक्सप्लेन द शैलो अर्थक्वेक वाला. बट जो ये डीप अर्थक्वेक्स हैं, टू अंडरस्टैंड देम वी नीड टू नो द concept of deep seismicity, which is strongly associated with the subduction of the lithospheric slabs. तो इसलिए वी नीड टू स्टडी द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी. तो ये तो मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ. सो अब वी नो कि अर्थक्वेक वाई डू दे अकर, अगर शैलो लेवल पे अर्थक्वेक अकर कर रहे हैं तो वाई दे आर अकरिंग, एंड इफ दे आर अकरिंग एट अ डीप लेवल, देन वाई दे आर अकरिंग. नाउ लेट अस लुक एट द ग्लोबल अर्थक्वेक बेल्ट. सो सबसे पहला एक बेल्ट है द सरकम पैसिफिक बेल्ट. सो सपोज इफ आई वॉज टू ड्रॉ the exact diagram, this is your Kamchatka Plateau, North Korea, South Korea, you have Japan here, Taiwan somewhere here, and then you have this Philippines, Vietnam, and all those things. Then you have Australia here, and then here we have the Alaskan part of the Northern America. Then here we have your Southern America. ठीक है, एक रफ डायग्राम बना दिया है. सो दिस बेल्ट, इस वाली बेल्ट को बोलते हैं द सर्कम पैसिफिक बेल्ट. इट इज ऑल्सो नोन एज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. अब इसमें जापान का एरिया आता है, द अलास्कन बेल्ट आती है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट आता है, सेंट्रल अमेरिका का पार्ट आता है, यू हैव एंडीज, यू हैव चिलीज, तो ये सारे पार्ट आते हैं. वाई दिस जोन इज हाईली एक्टिव? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सबडक्शन जोन्स हैं, एंड देर इज अ लॉट ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज. तो हाईली टेक्टोनिकली एक्टिव है ये, इसलिए यहाँ पे अर्थक्वेक भी बहुत ज़्यादा आते हैं, यहाँ पे वॉल्केनिज्म भी बहुत है. सो यू विल सी दिस एरिया, द सेंट्रल, सॉरी, द सरकम पैसिफिक बेल्ट, इट अकाउंट्स फॉर मोर देन 80 to 85% ऑफ द लार्ज अर्थक्वेक. और रीज़न हम जानते ही हैं, सबडक्शन की वजह से है.
एंडेसिटिक इरप्शन है, टेक्टोनिकली एक्टिव जोन है, इस वजह से ज़्यादा अर्थक्वेक है। देन द सेकेंड रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक है, इट इज़ द ट्रांस यूरेशियन एल्पाइन माउंटेन बेल्ट। एल्पाइन माउंटेन बेल्ट इज इन टर्म्स ऑफ टाइम फ्रेम की जो जब एल्प माउंटेन बन रहे थे उस टाइम पे जितने भी माउंटेन्स फॉर्म हुए उनको हम रेफर करते हैं एज एल्पाइन माउंटेन्स। तो 15 से 17% ऑफ द लार्ज अर्थक्वेक्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड आर अकरिंग इन दिस जोन ऑफ बेल्ट। अब इसमें क्या क्या आता है, वी हैव द एल्प्स हेयर, वी हैव द मेडिटेरियन वाले पार्ट के माउंटेन्स, देन एशिया माइनर में जो है वो, देन हिमालयाज, देन तिब्बत चाइना में जो एक्सटेंशन है, ऑल ऑफ दोस। So these are majorly the continental collision on and tectonic deformation associated processes. So these are also accounting for a large number after your circumpacific belt. And then इसके बाद we also have the Mors पे भी तो बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक हैं। एक प्लेट इधर मूव कर रही है, एक इधर मूव कर रही है, इन बिटवीन यू हैव द मोर। तो यहाँ पे भी बहुत सारे अर्थक्वेक हैं। सो दे अकाउंट फॉर अराउंड 2% ऑफ द लार्ज अर्थक्वेक। बट यहाँ पे जो अर्थक्वेक हैं दे आर प्रीडोमिनेंटली शैलो अर्थक्वेक। ये बहुत ज़्यादा डेप्थ वाले अर्थक्वेक नहीं है यहाँ पे। सो दिस इज समथिंग विच वी नो। अब मॉर्स में भी अटलांटिक मॉर इज रिलेटिवली लेसर एक्टिव, पैसिफिक वाला ज़्यादा एक्टिव है, तभी तो पैसिफिक, ये पैसिफिक ओशन ही तो है दिस वन। सो देयरफॉर यू हैव द सरकम पैसिफिक बेल्ट। अब अर्थक्वेक का यहाँ पे एक डिस्कशन मेंशन नहीं है इन द नोट्स। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेस्मिक वेव। ये जब हमने व्हेन वी वर डिस्कसिंग द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ, उस पे भी एक वीडियो है, एंड द एविडेंसेस ऑफ द इंटीरियर्स ऑफ अर्थ, तो वहाँ पे ये सेस्मिक वेव डिस्कस कर रखी है। एक बार ब्रीफली मैं बता देता हूँ। ब्रॉडली देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव। एक है बॉडी वेव एंड अनदर इज योर सरफेस वेव। बॉडी वेव में वी हैव पी वेव्स एंड देन वी हैव एस वेव्स। सरफेस वेव में वी हैव लव वेव एंड वी हैव रेलिग वेव, RAYLEIGH। ये रेलिग उनका नाम था जिन्होंने, जो भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको फाइंड किया था, एंड दिस लव इज ऑल्सो आई थिंक समवंस नेम ओनली। सो पी वेव इज प्राइमरी वेव, एस वेव इज सेकेंडरी वेव। पी वेव क्या है? दीज आर द फास्टेस्ट सेस्मिक वेव्स एंड दे अराइव फर्स्ट एट द सेस्मिक स्टेशन। सेस्मिक स्टेशन क्या है? मान लो यहाँ पे अर्थक्वेक आया, दिस इज द सरफेस, सो दीज वेव आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। अब इनका मोशन कैसा होता है वो हम उस वीडियो में बहुत डिटेल में देख चुके हैं। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, दे कैन ट्रेवल ऑल द थ्री मीडियम्स। मतलब ये सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस गैस तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकते हैं। वेयर एस ये जो एस वेव है, दे अराइव आफ्टर पी वेव। तो ये तो सबसे फास्टेस्ट तो पी वेव ही है, तो आफ्टर पी वेव दे अराइव, एंड इनका जो मोशन है दे मूव इन अ ट्रांसफर्स और शेयर वेव्स टाइप वाला मोशन है। उस वाले में मैंने जो एक वीडियो बनाया था अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ, जहाँ पे हमने ये सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अभी मैं सिर्फ ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। सो दीज कैन नॉट पास द लिक्विड स्टेट। तो उससे रिमेंबर एक मैंने ऐसा डायग्राम बनाया था कि दिस इज द अर्थ, ये अर्थ का कोर है, पी वेव यहाँ पे आएगी, यहाँ से यहाँ तक पी वेव्स आएंगी, इधर इधर पे आएंगी, देन पी वेव इस लिक्विड कोर में आएंगी तो सही, दे विल गेट डिफॉर्म्ड, और फिर वो यहाँ इतने एरिया में नहीं दिखेंगी, दिस एरिया विल बी द शेडो जोन, दिस एरिया विल बी द शेडो जोन, और इसके बाद दे विल अगेन बी कमिंग। मगर सॉरी, मगर जो एस वेव्स हैं वो जब आएंगी तो वो इस लिक्विड वाले पार्ट को तो पार ही नहीं कर पाएंगी, बिकॉज दे कैन ओनली ट्रेवल थ्रू द सॉलिड। तो दे विल बी कमिंग लाइक दिस। तो उनका शेडो जोन कितना बड़ा होगा? उनका शेडो जोन इतना बड़ा शेडो जोन होगा। सो आई होप यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग। ये मैंने बहुत डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन किया उस वाली वीडियो में। सो दिस वी नो। देन
सरफेस वेव्स का, देन वी हैव टू डिस्कस द लव वेव। तो लव वेव में भी कुछ नहीं है, दे हैव अ हॉरिजॉन्टल साइड टू साइड मूवमेंट, और इनका जो है, इनका एक वेव लाइक एक रोलिंग मूवमेंट होता है। सो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स और थे विद रिस्पेक्ट टू अर्थक्वेक्स, कि जैसे सपोज दिस इज द अर्थ। अब जिस भी पोजीशन पे, जहाँ पे भी अर्थ के अंदर, और ये जो अर्थक्वेक है ये ओरिजिनेट होता है, सपोज यहाँ पे ओरिजिनेट होता है, तो वी कॉल दिस पॉइंट एज द फोकस। एंड फिर इसी इसी फोकस को हम, वी ऑल्सो नोन, ऑल्सो कॉल इट एज हाइपो सेंटर। इसको हाइपो सेंटर भी बोलते हैं, फोकस या हाइपो सेंटर। अब जब यहाँ से सेस्मिक वेव्स निकलेंगी, द एनर्जी विल बी रिलीज्ड, इट विल हिट द सरफेस, और यहीं पे तो जो बिल्डिंग्स होती हैं वो गिर जाती हैं अर्थक्वेक आने के बाद। सो द पॉइंट वेयर इट हिट्स द सरफेस वर्टिकली अबव द फोकस, इस पॉइंट को बोलते हैं एपीसेंटर। सो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था अबाउट द पॉइंट्स। एक है एपीसेंटर, फोकस होता है ग्राउंड के अंदर में, और एपीसेंटर होता है एट द सरफेस। और इन सबको नापने के लिए थोड़ा ये, मतलब ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, बट स्टिल आई एम टेलिंग, एक सेस्मोमीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है। सो इट इज़ बेसिकली यूज टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड ये वाला जो सारा ग्राउंड में जो मोशन हो रहा है, और बाद में जो सरफेस पे जो सेस्मिक वेव्स का मोशन होगा, वो सेस्मोमीटर पे रिकॉर्ड होता है। और एक सेस्मोग्राम होता है, जो मतलब इट इज़ द रिकॉर्ड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। ये जो सेस्मोमीटर है, उसने, मतलब इट इज़ लाइक ईसीजी। एक ईसीजी की मशीन होती है एंड एक ईसीजी की रिपोर्ट होती है। वो ईसीजी की रिपोर्ट होती है ना इतनी बड़ी, उसमें ऐसे 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 पूरा आपके हार्ट बीट्स का वो लिखा रहता है। सो दैट ईसीजी करने वाली एक मशीन होगी, एंड उसकी एक रिपोर्ट होगी। सिमिलर लाइन पे, दिस इज द सेस्मोमीटर एंड दिस इज द सेस्मोग्राम, जो भी रिकॉर्ड है। नाउ, अब ये जो एक और कॉन्सेप्ट था कि एपिसेंटर लोकेट कैसे करेंगे। सो दिस इज द स्टेशन ए, दिस इज द स्टेशन बी, दिस इज द स्टेशन सी। अब ए से बी का डिस्टेंस आपको पता है, ए से सी का डिस्टेंस आपको पता है, बी से सी का डिस्टेंस आपको पता है। एक अर्थक्वेक मान लो यहाँ पे हुआ, वो ए तक कितने जल्दी पहुंचा वेव, सी तक कितने जल्दी पहुंचा, बी तक कितने जल्दी पहुंचा। अब कुछ टाइम गैप होगा, ये 5 सेकंड में हुआ, ये 8 सेकंड में हुआ, ये 12 सेकंड में पहुंचा सी तक। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, you can basically on the basis of the अराइवल ऑफ द पी वेव्स एंड एस वेव्स का जो टाइम डिफरेंस है, आप एक ट्राइंगुलेशन कर सकते हो, एंड यू कैन डिटरमाइन दिस एपिसेंटर, कि आप बता सकते हो कि यार इस पॉइंट पे जो आपका एपिसेंटर है, सो इन जो 3 स्टेशन है, उससे आप ट्राइंगुलेशन से आप बता सकते हो कि यार एपिसेंटर लोकेटेड है कहाँ पे ऑफ दिस अर्थक्वेक। दिस इज अ लैंड सरफेस, ये एक जमीन है, ठीक है, बहुत बड़ी है, हजारों एकड़ की जमीन है ऑन अर्थ। यहाँ पे वी हैव दिस, इसको एक घर जैसा बना दे रहा हूँ। दिस इज अ वन स्टेशन, दिस इज वन स्टेशन, एंड दिस इज वन स्टेशन, ठीक है। यहाँ पे कुछ पेड़ वेड़ हैं, फॉरेस्ट वगैरह हैं, जो भी है, इधर से नदी वदी बह रही है, लेक्स वगैरह हैं। नाउ, इंटरनल कुछ प्रोसेस हुई, यहाँ पे फोकस है अर्थक्वेक का, ये वेव्स मूव करी, एंड यहाँ पे दे केम आउट। ये इंटीरियर के अंदर हो रहा है, सो आई थिंक आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे से कैसे बाहर आई। ये यहाँ पे से बाहर आई। अब ये जो आपके स्टेशंस हैं, आप यहाँ से उनका डिस्टेंस निकलवा लोगे, एंड उससे आप लोकेट कर पाओगे। अब ये यहाँ पे आई है, तो ये यहाँ पे तो रहेंगी नहीं, दीज वेव्स विल मूव, ये कहीं कहीं मूव करेंगी, एंड व्हेन दीज वेव्स विल मूव, you can triangulate the time differences of their arrival, and you can uh, basically find out कि where the epicenter is located। फिर इम्पैक्ट क्या होता है? अच्छा, इम्पैक्ट बताने से पहले लेट अस आल्सो डिस्कस वन मोर टॉपिक, कि मेजर कैसे करते हैं अर्थक्वेक को, हाउ द मेजरमेंट इज डन। सो इसमें दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट इज
You can measure via energy, that is your magnitude, या तो you can measure via damage, that is your intensity. एक थोड़ा वायलेंट सा एग्जांपल है, उसके थ्रू I'll try to explain the difference between the magnitude and the intensity. Suppose this is a person and this is a person. अब इस इंसान ने, this is person A, sorry, this is person 1, this is person 2. पर्सन 1 ने पर्सन 2 को बहुत जोर से एक मुक्का मारा, ठीक है। अब देर आर टू वेज कि हम उसको कैसे देख सकते हैं। फर्स्ट इज कि यार इन्होंने जो पंच मारा था ना, उस पंच की कुछ तो फोर्स होगा उस पंच में, तो उस पंच के फोर्स को नाप लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल नंबर ले लेते हैं कि द फोर्स ऑफ दैट पंच हैड पावर ऑफ 100 यूनिट, 100 यूनिट पावर था। एक तो इस तरीके से नाप सकते हैं ये जो पंच पड़ा। दूसरा, ये जो नंबर 2 जो इंसान है जिसको ये पंच पड़ा है, उसके 2 दांत टूट गए, उनके 2 दांत टूट गए। उस तरह से भी नाप सकते हैं कि यार इम्पैक्ट क्या हुआ। सो सिमिलरली जब हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं तो वन वे इज की मेजरिंग द अर्थक्वेक ऑन द स्केल, कि यार 3.5, मतलब उसकी इंटेंसिटी क्या थी, इट वाज 3.5, या जो भी वट एवर द स्केल मेजर्स एंड जिस भी तरीके से हम उसको न्यूमेरिकली मेजर करते हैं, या तो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आप मेजर कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे पंच की मेजर करी कि 100 यूनिट था, या तो आप उसका आउटकम मेजर कर सकते हो कि उससे हुआ क्या, यार 2 दांत टूट गए, नाक में से खून आ रहा है या कान में से खून आ रहा है। तो वैसे ही अर्थक्वेक में कि आप उसका आउटकम देख लो सामने कि 2 बिल्डिंग गिर गई, 3 बिल्डिंग गिर गई, इतने सारे पेड़ गिर गए। सो व्हेन यू आर, आई थिंक दिस इज क्लियर। अब जब व्हेन यू सी द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कि यार वो जो अर्थक्वेक है उसका कितना फोर्स था, क्या यूनिट था, क्या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी था, दैट इज नोन एज मेजरिंग द अर्थक्वेक ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एनर्जी, दैट इज द मैग्नीट्यूड वाला अप्रोच। इसमें हम क्या करते हैं, वी लुक एट द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल एक रिचर स्केल होती है इसमें, उसमें आई थिंक MW कुछ यूनिट होता है, उसमें यू मेजर द अर्थक्वेक। तो आप जो भी इसके सेस्मिक मोमेंट्स हैं उनको मेजर करते हो इन न्यूमेरिकल टर्म्स। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस, ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड कि हाउ यू मेजर अर्थक्वेक। अब एक आप मेजर करते हो अर्थक्वेक ऑन द बेसिस ऑफ डैमेज, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी, कि यार जो अर्थक्वेक आया उसके इफेक्ट्स क्या थे, उसके ऑब्जर्व जो एम्पेरिकल इफेक्ट्स क्या हैं, जो हम देख सकते हैं, हमें सामने दिख रहे हैं कि एम्पेरिकल इफेक्ट क्या है, 10 बिल्डिंग गिर गई। एम्पेरिकल इफेक्ट क्या है, 100 पेड़ गिर गए, उस टाइप से। तो दीज आर बेसिकली और लोकल ऑब्जर्वेशंस। अब जैसे कि मैंने वो थप्पड़ वाले एग्जाम्पल में बताया था या पंच वाले एग्जाम्पल में बताया था, अगर मैग्नीट्यूड आप मेजर करोगे या पंच आप मेजर करोगे तो इट इज़ अ इंट्रिंसिक वैल्यू, वो तो सेम ही रहेगी कि मैंने पंच मारा, मतलब जिस भी इंसान ने पंच मारा 100 यूनिट्स ऑफ पावर वॉज जनरेटेड। तो ये तो एक सिमिलर सेम मैग्नीट्यूड वैल्यू रहने वाली है। बट जब हम उसकी इंटेंसिटी देखेंगे तो हो सकता है जिसको पंच पड़ा है, अगर उसके राइट साइड ऑफ द फेस पड़ा है तो उधर तरफ के 2 दांत टूट गए हों, वेर एज द लेफ्ट साइड ऑफ हिज टीथ वो शायद टूटे नहीं हो, वो हिल रहे हों। ये जिधर साइड के उसको पंच पड़ा है उस साइड से उसके कान से ब्लड आ रहा है, लेकिन जो अपोजिट साइड है वहां से ब्लड नहीं आ रहा। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो इंटेंसिटी है इट कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो हाइपो सेंटर है उसके पास वाली जगहों पे हो सकता है 15-20 बिल्डिंग कोलैप्स हो गई हो, पर उससे 10 किलोमीटर दूर हो सकता है सिर्फ
एक हाथ पेड़ गिरे हो, बिल्डिंग बिल्डिंग गिरी नहीं हो, तो द इंटेंसिटी कैन वेरी विद द डिस्टेंस, बट जो मैग्नीट्यूड है इट इज जनरली वन मैग्नीट्यूड वैल्यू। हाँ, अगर आप बहुत ही दूर चले जाओगे तो देयर विल डिफरेंस इन दिस ऑल्सो, बट जनरली तो सेम ही मैग्नीट्यूड वैल्यू रहेगा। अब इसको थोड़ा एक कम वॉयलेंट एग्जांपल से भी समझाने की ट्राई करता हूँ। सपोज दिस इज, व्हाई आई ड्रॉ सो बैड, ये एक बल्ब है यार, मान लेना, इमेजिन कर लेना ये बल्ब है ऐसे, देयर इज सम मैकेनिज्म, है ना, ये एक बल्ब है। अब इस बल्ब का व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ दिस बल्ब, वो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, यार इतना वोल्ट करंट बह रहा है इसके अंदर। देन हाउ ब्राइट इट अपेयर्स, वो हो गई, वो हम देख के बता सकते हैं ना, वो हो गई इसकी इंटेंसिटी। सो आई थिंक अब इस एग्जांपल से और बेटर क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी, और हम कैसे अर्थक्वेक को ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी हम देखते हैं। ठीक है, अब देन व्हाट वी वर गोइंग टू सी, हाँ हम इम्पैक्ट देखने वाले थे। अब इम्पैक्ट में वी कैन हैव टू टाइप ऑफ इम्पैक्ट, वी हैव द प्राइमरी इफेक्ट्स बोल सकते हैं उनको, और एक बोल सकते हैं वी हैव द सेकेंडरी इफेक्ट्स। प्राइमरी इफेक्ट्स तो क्या होते हैं कि ग्राउंड शेक करने लगता है, ये तो सबसे मोस्ट इमीडिएट इफेक्ट है। देन द ग्राउंड में गेट रप्चर्स अलोंग द फोल्ड फॉल्ट, ग्राउंड में कुछ डिफॉर्मेशन हो सकता है, जैसे अपलिफ्टमेंट हो सकता है। देन द ग्राउंड माइट सबसाइड ऑल्सो, या डिस्प्लेस हो सकता है ऑल टुगेदर। या फिर एक कॉन्सेप्ट होता है ऑफ सॉइल लिक्विफिकेशन। सॉइल लिक्विफैक्शन, लिक्विफैक्शन इसको समझाने का सबसे आसान तरीका है, आप एक कंटेनर लीजिए, सपोज दिस इज अ कंटेनर, ठीक है, ये एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में मैं सैंड पार्टिकल्स डाल देता हूँ, या फिर इसको ऐसा इमेजिन कर लीजिए दैट देयर इज अ वेट सैंड, एक बीच पे हैं आप एंड देयर इज अ वेट सैंड। अब ये जो सारी गीली रेत होती है, तो इट इज वेल अटैच्ड टुगेदर, ये एक साथ स्टक रहती है। बट सपोज दिस बीच, इस पे एक अर्थक्वेक आता है, या मान लो ये कंटेनर होता है एंड आई स्टार्ट शेकिंग इट स्ट्रांगली, तो क्या होता कि ये जो साथ साथ में चिपके हुए हैं ना, ये अलग अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ पार्ट्स यहाँ मूव करता, कुछ यहाँ मूव करता, कुछ यहाँ मूव करता, कुछ यहाँ मूव करता। पहले देवर ऑल स्टिक टुगेदर, ये बहुत अच्छे से स्टेबल थे एंड देवर अरेंज स्ट्रांगली। बट जब बहुत हमने अच्छे से इसको मतलब थोड़ा भी बहुत इसको अगर शेक किया, तो ये अरेंजमेंट जो है, ये इसकी स्टेबिलिटी चली गई, इट बिकेम अनस्टेबल। एंड व्हाट हैपेंड टू दिस, दिस मटेरियल स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ फ्लूइड। अब मान लो कि अगर ये एक कंटेनर होता, तो अगर आप इसको ऐसे इधर साइड से उठा देते और टिल्ट कर देते, तो क्या होता, ये जो सारे पार्टिकल्स हैं ये एक तरफ आके इधर तरफ आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अगर आप इस साइड से इसको उठा देते हैं, मतलब थोड़ा सा ऐसा टिल्ट कर देते हैं, करके दिखा देता हूँ, ये मैंने कंटेनर को ऐसे टिल्ट कर दिया, मान लो मैंने इसको ऐसे टिल्ट कर दिया, तो क्या होगा, ये जो सारा पार्टिकल्स हैं, दे विल स्टार्ट मूविंग लाइक अ, they'll start moving like a, they'll behave like a temporary fluid state, कि ऐसा लगेगा कि यार ये सैंड नहीं है बट ये वाटर है, कि ये इतना इजीली मूव कर रहा है। सो दिस इज बेसिकली द बेसिक आइडिया ऑफ लिक्विफैक्शन, जहाँ पे देर इज अ लॉस ऑफ स्ट्रेंथ and the loose soil during a earthquake or a tremor or a vigorous shaking, it is behaving like a temporary liquid। और उससे क्या होता है कि कई बार जो है जो ग्राउंड है वो डिफॉर्म हो जाता है, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं, बिल्डिंग्स कभी कभी सिंक भी कर जाती हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल लिक्विफैक्शन।
लैंडस्लाइड मैंने आपको बता ही दिया था, माउंटेन स्लोप है, अर्थ शेक हुआ, वहां पे एक पूरा का पूरा जो पार्ट ऑफ पीस ऑफ सरफेस था या लैंड था, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गया. द सेम process happens when there is a shaking which destabilizes the snow and ice. तो वो जो स्नो और आइस का जो बड़ा सा मास है, दैट मास स्टार्ट्स मूविंग, उसको हम एवलांच बोलते हैं. सो इम्पैक्ट में वी सॉ दैट देयर इज अ डिवास्टेशन, है ना. लैंड डिफॉर्म हो सकता है, सबसाइड हो सकता है, जियोलॉजिकल फिनोमिनाज हैं, रिफ्ट्स आ सकते हैं. रिमेंबर हमने रिफ्ट ऐसा एक बार कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक जियोसिंक्लाइन डिस्कस कर रहे थे. उसमें आई टोल्ड यू अबाउट द रिफ्ट माउंटेन्स. मतलब दे आर नॉट द ट्रू माउंटेन्स, कि यार पहले तो इस तरीके के 3 ब्लॉक्स थे, तीनों साथ में थे, कुछ रिफ्टिंग हुई, ये वाला ऊपर चला गया, ये यहीं कहीं रह गए, एंड एक रिफ्ट माउंटेन फॉर्म हो गया. सो रिफ्ट्स आ सकते हैं, जियोलॉजिकल फिनोमेना. देन कॉन्टिनेंट ही डिस्प्लेस हो सकता है पूरा का पूरा, ये तो हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बहुत अच्छे से देखा है. देन जो अभी अगर कुछ लैंड डिफॉर्म हो रहा है और उसके ऊपर से ही अगर एक रिवर जा रही थी, तो रिवर का भी तो कोर्स चेंज हो सकता है. इसका टीस्टा इन द सिक्किम इज अ एग्जांपल ऑफ दिस. देन सॉइल लिक्विफिकेशन हो सकता, सॉइल लिक्विफैक्शन हो सकता है. देन सुनामी भी आ सकती है. अब सुनामी क्या है, सुनामी को भी मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ. कहाँ पे करूँ, यहाँ पे बता देता हूँ. व्हाट इज सुनामी. सो जनरली एक मिसकंसेप्शन है कि जो बड़ी बड़ी सी वेव्स होती है ना, उनको सुनामी बोलते हैं. तो सुनामी वैसा नहीं है. इट इज़ बेसिकली अ सीरीज ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ. जो एक सी जो है वो एक वेव जनरेट करती है. अब ये वेव क्यों जनरेट करती है, सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ द सी, एंड इसके ऊपर देर इज अ कॉलम ऑफ वाटर, ये पूरा पानी है इसके ऊपर. अब इफ देयर इज सडन ट्रेम्बलिंग इन दिस पार्ट, तो दिस कॉलम ऑफ वाटर, यार ये भी तो डिस्प्लेस होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो अगर कहीं पे सबडक्शन हो रहा होता, तो जैसे दिस इज द सी, एंड इसी में ना आगे कहीं पे इस यहाँ पे एक प्लेट में देर इज सबडक्शन गोइंग ऑन. उस सबडक्शन की वजह से क्या होगा, देर विल बी अ अंडर सी अर्थक्वेक. उससे ये जो सी फ्लोर है, दिस विल मूव. अब ये जो वाटर कॉलम है, दिस विल ऑल्सो गेट डिस्प्लेस. तो जब ये डिस्प्लेस होगा ना, तो सपोज दिस इज द सरफेस, एंड ये डिस्प्लेस होके कुछ ऐसी वेवलेंथ्स आएंगी. सो लॉन्ग वेव्स प्रोपोगेट करेगा. अब इन्हीं को हम जब ये थोड़ा सा आगे दे रीच द कोस्ट, जब ये कोस्टल इनंडेशन करेंगे, तो बस दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सुनामी. सपोज दिस इज द कोस्ट, दिस इज द डीप सी, यहाँ पे एक सडन ट्रैकिंग हुई, उसकी वजह से जो वाटर बॉडी, वाटर कॉलम था, इट गॉट डिस्प्लेस्ड. अब क्योंकि ये इट इज इन द वेरी डेप्थ ऑफ द ओशन, तो क्योंकि इसकी हाइट वैसे तो कायदे से बड़ी है, बट क्योंकि ये ओशन में है, इट इज इन द मिडल ऑफ द ओशन, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा दिखेगा नहीं. बट जैसे जैसे ये चीज़ आगे पहुंचती जाएगी, इट विल स्टार्ट रीचिंग द कोस्ट, ये बड़ी होती जाएगी. हालांकि इसकी स्पीड भी यहाँ पे स्लो हो जाएगी, बट इट विल लुक दैट उसकी हाइट इंक्रीज हो गई है. जैसे इसका एक एग्जांपल था 2004 में इंडियन ओशन में देयर वाज अ सुनामी. इंडिया को इम्पैक्ट किया था, थाईलैंड को, श्रीलंका को. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर सुनामी. तो ये सारे आर द अर्थक्वेक, द इम्पैक्ट्स ऑफ योर अर्थक्वेक. फिर लैंड सब्सिडेंस भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो दैट इज ऑल्सो इम्पैक्ट, वो भी समझा देता हूँ कहीं पे. सो लैंड सब्सिडेंस इज क्या, बेसिकली इट इज द डाउनवर्ड सिंकिंग, इट इज द डाउनवर्ड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस. अब इट इज मतलब वही सिमिलर टू व्हाट वाज हैपनिंग इन योर एवलांच और द लैंडस्केप. नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड. डाउनवर्ड सिंकिंग मतलब ऐसा है कि दिस इज अ ब्लॉक ऑफ लैंड एंड दिस इज अ ब्लॉक ऑफ लैंड. अब इसमें से ये वाला जो ब्लॉक ऑफ लैंड है, ये नीचे सिंक कर गया, तो ये कैसा दिखेगा बाद में आफ्टर सिंकिंग,
ये वाला पीस तो यहीं के यहीं पे है, ये वाला पीस यहाँ पे आ गया। अब इससे क्या हो सकता है, सपोज कि यहाँ पे पहले एक रिवर बह रही थी, द रिवर वॉज गोइंग स्ट्रेट, क्योंकि ये दो पीसेस तो ऐसे थे ना। अब ये रिवर इनके ऊपर से ऐसे स्ट्रेट फ्लो कर रही थी, लेकिन अब जब ये पीसेस ऐसे हो गए, तो जो रिवर है वो तो यहाँ से आएगी, और अब तो एक वाटरफॉल, वो यहाँ से आएगी, और उसके बाद तो फिर वो यहाँ से एक वाटरफॉल क्रिएट करेगी, बिकॉज इट विल फॉल डाउनवर्ड्स, एंड देन इट विल मूव टुवर्ड्स द अदर डायरेक्शन। तो एक ड्रेनेज पैटर्न अल्टर हो सकता है, रिवर कोर्सेज चेंज हो सकती हैं, लोगों के घर वर होते तो ऑब्वियसली सेटलमेंट तो चेंज हो ही जाते, सो सब्सिडेंस हो सकता है। देन कई बार अर्थक्वेक की वजह से ना देर आर ऑल्सो इंसिडेंसेस ऑफ फायर। अब मान लो कि एक अर्थक्वेक आया, कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स थे, कुछ गैस की पाइपलाइन थी, कुछ फ्यूल का इंफ्रास्ट्रक्चर थी, उसकी पाइपलाइन थी, वो डिस्टॉर्ट हो गई, उसका कुछ लीकेज वीकेज हो गया, तो उसकी वजह से देयर कैन बी फायर्स, तो दैट ऑल्सो हैपन। फिर फ्लड भी हो सकते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक है। अब मान लो यहाँ पे मैंने एक, देयर वॉज अ रिवर कमिंग लाइक दिस, एंड आई मेड अ डैम। यार ये जब रिवर ओवरफ्लो होगी, तो मैं ये डैम के गेट्स खोल दूंगा, ये फ्लो धीरे धीरे निकल जाएगा यहाँ से, एंड कोई भी जो है इशू होगा नहीं। अब मान लो कि अर्थक्वेक की वजह से मेरा ये डैम ही टूट गया। अब मेरा ये डैम जो टूट गया, मान लो अगर मैंने अभी अभी वाटर फ्लो हुआ भी नहीं था उतना, तो मेरे डैम के गेट्स क्लोज थे, दीज गेट्स वर क्लोज्ड। और जब डैम के गेट्स क्लोज रहते हैं, तो भी थोड़ा बहुत पानी तो यहाँ पे आया ही रहता है ना। देयर इज वाटर स्टोर्ड ऑन दिस साइड ऑफ द डैम, जो अभी हम रिलीज नहीं कर रहे हैं बाहर। मान लो एक अर्थक्वेक आया, एंड दिस डैम गॉट ब्रोकन एंड इट गॉट शैटर्ड, तो ये जो गेट्स हैं ये टूट गए। अब अननेसेसरली इतना सारा पानी अचानक से आ जाएगा, एंड विच कैन कॉज फ्लड। तो डैम फेलियर की वजह से फ्लड्स आ सकती हैं, बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। सो आई थिंक दिस मच इज क्लियर। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? वी सॉ व्हाट इज द अर्थक्वेक, द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक, द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, देन कॉजेज में ह्यूमन कॉज, ह्यूमन इंड्यूस्ड एंथ्रोपोजेनिक कॉज देखा, नेचुरल कॉज देखा, देन मैकेनिज्म में हमने इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी देखी, देन वी सॉ द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाला, देन कुछ अर्थक्वेक बेल्ट्स देखे, देन अर्थक्वेक के इम्पैक्ट्स देखे। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अर्थक्वेक इन इंडिया। तो सबसे पहला जो एक फैक्ट वाला पार्ट है, दैट इज कि जो अर्थक्वेक जोनेशन है इंडिया में, दैट इज डन बाय द BIS। अब BIS ने अर्थ को, नॉट सॉरी, नॉट अर्थ, इंडिया को, BIS क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसने 4 कैटेगरी में इट हैज कैटेगराइज्ड इंडिया। इसमें जोन 2, 3, 4, 5 4 कैटेगरीज हैं, जोन 1 नहीं है, जोन 2 से ही स्टार्ट होता है, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। ये बेसिकली दीज आर योर 5 जोन्स। नाउ व्हाट डज दीज जोन्स मीन? तो जोन 5 जो है, ये वाला जो जोन 5 है, इट इज द हाईएस्ट सिस्मिक हजार्ड जोन, इसमें तो सबसे ज्यादा रिस्क है। एंड जोन 2 जो है, इट इज द लोएस्ट अमंग द 4 क्लासिफिकेशन। अब जो इंडिया का है, जो ये जोन 5 है, इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव सिस्मिक हजार्ड देख रहे हैं। तो दिस इज वेरी हाई, 4 को वी क्लासिफाई इट एज हाई, 3 को हम कहते हैं मॉडरेट, एंड 2 को कहते हैं लो। बेसिकली इट इज द रिस्क ऑफ द रिलेटिव रिस्क ऑफ द सिस्मिक हजार्ड की, क्या उसका मतलब, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस कि व्हाट इज बेसिकली द रिलेटिव रिस्क इन दीज जोन्स, व्हाट इज द योर थ्रेट जो यहाँ पे है, वो क्या है। बस उस हिसाब से हमने जोनेशन कर रखा है कि कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, कितना ज़्यादा टेक्टोनिकली एक्टिव जोन है ना, उस हिसाब से हमने 4 जोन में डिवाइड कर रखा है। अब जैसे ये 5th जोन है, विच इज़ ऑफ द वेरी
हाई सिस्मिक हजार्ड जहाँ पे, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? ये जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट हो गया, लद्दाख वाला, उत्तराखंड, हिमाचल, है ना? और फिर ये नॉर्थ ईस्ट में ये जो पूरी हिमालयन बेल्ट है, पार्ट्स ऑफ सिक्किम, देन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये सारा इस वाले में आता है। देन जो हाई वाला है, हाई में क्या क्या आता है? यू हैव पार्ट्स ऑफ दिल्ली, यू हैव पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा वाला रीजन, बिहार वाला रीजन, वेस्ट बंगाल वाला रीजन, या गुजरात के कुछ पार्ट्स हो गए। दीज ऑल कम इन द जोन 3, सॉरी जोन 4। देन जोन 3 क्या है? जोन 3 में जैसे मध्य प्रदेश है, यू हैव राजस्थान, यू हैव महाराष्ट्र, इधर कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जो भी पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला मोर और लेस जोन है, दैट फॉल्स अंडर योर जोन 2, सॉरी जोन 3। एंड देन देर इज अ जोन 2 जो कि बहुत ही लीस्ट रिलेटिव हजार्ड है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जोन 2 में कोई अर्थक्वेक फ्री एरिया है। देयर इज मतलब जो एज पर इग्नू के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इंडिया हैज नो कंप्लीटली एसेमिक रीजन। कोई भी चारों जोन में ऐसा कोई रीजन नहीं है इंडिया में जो एसेमिक हो, मतलब जहाँ पे सिस्मिसिटी नहीं हो। तो जैसे महाराष्ट्र है, अब महाराष्ट्र तो लो वाले कैटेगराइजेशन में था, बट एक लातूर में जो है अर्थक्वेक आ गया था 1993 महाराष्ट्र में। तो व्हाट डज इट शो? इट शोज कि जो अर्थक्वेक है दे कैन अकर इन द योर स्टेबल पेनिनसुलर रीजन ऑल्सो, रेदर देन कि सिर्फ हाईली एक्टिव हिमालयन बेल्ट में ही नहीं होगा, यहाँ पे भी हो सकता है। सो द लेसन बेसिकली वॉज कि सेस्मिक जोनिंग इंडिकेट्स रिलेटिव हजार्ड, इट डज नॉट मीन कि लोअर जोन आर इम्यून टू अर्थक्वेक, वहां पे भी आ सकते हैं। देन अब ये जो हिमालयन रीजन है, वाई दिस इज सो अर्थक्वेक प्रोन रीजन, इस पे एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो भी है कि वाई हिमालयस इज राइजिंग। एक ब्रीफ दे देता हूँ कि इंडियन प्लेट जो है नॉर्थवर्ड मूव करी थी, यूरेशियन प्लेट से कोलाइड हुई थी, फिर वो जो कन्वर्जेंस है इट इज़ कंटिन्यूइंग, उसकी वजह से क्या है? कंप्रेशन है, फॉल्टिंग है, डिफॉर्मेशन है, देर इज डिफॉर्मेशन, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक्यूमुलेशन है, उसकी वजह से सडन रिलीज होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ, वहाँ पे और प्लेट टेक्टोनिक्स में हमने बहुत डिटेल में देखा था। और ये जो मेजरमेंट वाला है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी में, एनर्जी में वी मेजर ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड और उसमें रिचर स्केल होती है। इंटेंसिटी में वी मेजर ऑन द बेसिस ऑफ मर्कली स्केल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिस्ट्रक्शन, और इसमें मर्कली स्केल होती है। इसी मर्कली स्केल का एक मॉडिफाइड इंडियन वर्जन है द MSK 64। तो व्हाट ऑल हैव वी सीन टिल नाउ? हमने देखा कि अर्थ के इंटीरियर्स में, इन द इंटीरियर्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इंटरनल डायनामिज्म। वो क्यों होता है? बिकॉज उससे क्या होता है? उससे प्लेट मूवमेंट होती हैं। कितने टाइप की हो सकती हैं? दे कैन बी कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या फोर्स अप्लाई होता है? कंप्रेशन। इसमें क्या होता है? टेंशन। इसमें क्या होता है? शेयरिंग। इन सब से क्या होगा? सारी फोर्सेस से देयर विल बी स्ट्रेस बिल्डिंग। स्ट्रेस बिल्डिंग होने से क्या होगा? देयर विल बी स्ट्रेन फॉर्मेशन। स्ट्रेन की क्या होती है? एक इलास्टिक लिमिट होती है, अगर वो एक्सीड हो जाती है तो क्या होगा? देयर विल बी अ फॉल्ट, देयर विल बी अ स्लिप। इसको क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी रिबाउंड। इससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ योर सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स हमने देखी कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की। वन इज बॉडी वेव, देन देयर इज सरफेस वेव। बॉडी वेव में यू हैव द प्राइमरी वेव्स एंड यू हैव द सरफेस वेव, और सॉरी सेकेंडरी वेव्स। सरफेस वेव में यू हैव द लव वेव एंड यू हैव द रेलिक वेव। ये ग्राउंड मोशन करते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी वजह से डैमेज नहीं होता है। जो मेजर डैमेज है वो इनकी वजह से होता है, दे कॉज द मेजर डैमेज। इसको क्या बोलते हैं इस डैमेज को? वी कॉल इट एज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से क्या क्या हो सकता है? ग्राउंड रप्चर, यू कैन हैव सुनामी, फ्लडिंग हो सकती है। देन लिक्विफैक्शन का कंसेप्ट देखा था,
सेटलमेंट्स इम्पैक्ट इम्पैक्ट हो सकते हैं उससे, लैंडस्लाइड हो सकती हैं। वो तो पूर्व हमने पूरा डिटेल ही देख लिया था कि एंथ्रोपोजेनिक क्या क्या, मतलब उसकी वजह से क्या क्या डिस्ट्रक्शन हो सकता है, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जो प्राइमरी इम्पैक्ट था वो देखा था, एंड जो सरफेस सेकेंडरी इम्पैक्ट था वो भी हमने देखा था। तो फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि अर्थक्वेक के ओरिजिन्स भी हमने इसमें डिस्कस कर लिए थे, कहाँ ओरिजिनेट हो रहा है तो क्या बोलेंगे। देन इसको मेजर कैसे करना है, वो मेजरमेंट भी हमने देख लिया था। सो दिस इज ऑल वी हैव डिस्कस्ड सो फार इन दिस लेक्चर, एंड आई थिंक दैट्स इट। हमने अर्थक्वेक का मीनिंग देखा, ओरिजिन देखा, वी टॉक्ड अबाउट द कॉज, नेचुरल भी देखा, एंथ्रोपोजेनिक भी देखा, वी टॉक्ड अबाउट द मैकेनिज्म, देन वी टॉक्ड अबाउट कि प्लेट टेक्टोनिक्स उसका कैसे अच्छा इंटरप्रिटेशन है, डिफरेंट डेप्थ देखे। फिर अर्थक्वेक अर्थक्वेक के हमने अर्थक्वेक के जो डिफरेंट अर्थक्वेक बेल्ट्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया। फिर हमने उसके इफ़ेक्ट्स देखे, प्राइमरी इफ़ेक्ट, सेकेंडरी इफ़ेक्ट। उसमें कुछ कंसेप्ट्स पढ़े हमने, जैसे लिक्विफैक्शन था, लैंडस्लाइड्स था, एवलांच था, सुनामी था, फायर्स थे, फ्लड्स थे, सब्सिडेंस थे, रिवर्स का कोर्स कैसे चेंज हो जाता है वो हमने देखा। फिर मेजरमेंट तो हम देख ही चुके थे, इंटेंसिटी बेस्ड वाला कौन सा था। फिर इंडिया की जो थी, इंडिया की हमने जोनल मैपिंग देखी कि बीआईएस ने किस किस जोन में इंडिया को, कौन कौन से पार्ट को कहाँ पे डाल रखा है। सो वी रेड ऑल दीज थिंग्स। सो आई थिंक यस, दिस इज इट फॉर दिस वन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, फील फ्री टू आस्क एनी डाउट। लेट मी चेक माई नोट्स वंस कि कुछ अगर पार्ट रह गया हो। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, आई थिंक वी हैव कवर्ड इट थरोली। और इसके अलावा अगर कुछ रह रहा होगा या कुछ डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन दैट। ओके, थैंक यू।